अपनी रसोई को संभालते हुए आज पूनम को 12 साल हो गए थे। उसकी 10 साल की एक बेटी थी और 8 साल का एक बेटा। सभी के लिए हड़बड़ी में नाश्ता बनाकर पूनम फौरन डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। ये रोहित कहाँ गए? बोला तो था मैंने कि 10 मिनट में आ रही हूँ। अब क्या, वो तो निकल गया। रोज़ रोज़ ये घिया तोरी खिला खिलाकर ज़बान बांध दी है तूने छोरे की। सारा दिन ऑफिस का काम करने के बाद उसका भी तो जी करता होगा कि अपने मनपसंद की सब्जी खाए, पर तू तो घूम फिर कर एक ही सब्जी बना देती है। अब ऐसा नाश्ता देखकर ऑफिस ही निकल जाएगा ना बेटा। बच्चों के सामने आप ये घिया तोरी बोलेंगे ना मम्मी जी, फिर ये खाएंगे क्या खाना? अपने बाप से 10 कदम आगे ही है दोनों। हफ्ते में होते हैं 7 दिन, अब 2 दिन तो घिया तोरी बन ही जाएगी ना। बाकी दिन तो अलग सब्जी बनाती हूँ मैं। आज जैसे मैंने आलू टमाटर की सब्जी बनाई, पनीर की भी तो बनाई थी कल। उसे पनीर कहती है मम्मी आप? इतनी गंदी पनीर। वो तो बर्तन में सर्फ रह जाने के कारण दूध फट गया था, तो मजबूरन आपको उसका छेना निकालना पड़ा और उस छेने का पनीर बनाया था आपने। ऐसे पनीर की सब्जी को आप सब्जी कहती है? एक गिलास पानी पकड़ाने तो रसोई में तू जाता नहीं, तो इतनी शीखी कैसे बघार रहा है? किसने बताया तुझे ये सब? दादी ने। और किसने? ये सुनते ही पूनम बड़ी बड़ी आंखें करके अपनी सास को दांत पीसते हुए देखने लगती है। ये दांत पीस कर मुझे क्या देख रही है? झूठ कहा क्या मैंने? इस घर में पनीर तो तभी बनाती है जब तेरी गलती से दूध फट जाता है। आलू टमाटर की सब्जी मुझे नहीं खानी मम्मी। टमाटर मुझे पसंद नहीं है, आपको पता है। मैं भी नहीं खा रहा हूँ मम्मी। बस आती होगी, हम दोनों जा रहे हैं। चलो दीदी। ये कहकर दोनों बच्चे अपनी बैग उठाकर बाहर निकलने लगते हैं। तभी महेश कहता है, तुम्हारी माँ तुम्हें भूखा रख सकती है बेटा, पर तुम्हारे दादा तुम्हें भूखा नहीं रखेंगे। ये लो 50-50 रुपए रखो और बाहर से कुछ खा लेना अच्छा सा। अपने दादाजी से रोज़ की तरह आज भी पैसे लेकर दोनों बच्चे हंसते खेलते स्कूल के लिए निकल जाते हैं। क्या कर रहे हैं पापा जी आप ये? इस हफ्ते तीसरी बार आपने इन दोनों को पैसे दे दिए। ऐसे तो इनकी आदत बिगड़ जाएगी। अब ये दोनों जानबूझकर नाश्ता नहीं करते ताकि आपसे पैसे ले सके। अब पापा से बहस कैसे कर रही हैं भाभी? 2 दिन हुए हैं आए मुझे। बोलना नहीं चाहती थी मैं, पर क्या करूँ, बेटी हूँ ना। बाप की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये क्या रोज़ रोज़ का तमाशा लगा रखा है आपने? पापा ने क्या कर दिया ऐसा जो उन पर चढ़ी जा रही हैं आप? अपने पोते पोतियों को 50 रुपये ही तो दिए हैं। अगर यही पैसे उन्होंने अपनी नातिन को दिए होते ना, तब आप कहती पापा जी अपनी बेटी के बच्चों को ज़्यादा प्यार करते हैं और बेटे के बच्चों से कम। किसी ने सही कहा है, नई बहू नवासी नखरे। 12 साल की शादी के बाद भी मैं नहीं हूँ? आपकी शादी को तो फिर भी 3 साल ही हुए हैं दीदी। गुस्से में प्रिया खाने की टेबल से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अपनी प्यारी बेटी को मनाने के लिए महेश उसके फेवरेट रेस्टोरेंट से दाल तड़का और नान मंगवाता है। खाने को प्लेट में सर्व करने सुषमा रसोई में जाती है। आहा, क्या खुशबू है। इसे कहते हैं खाना। क्या रंग आया है दाल का। और यहाँ लोग कुकर में दाल सिझाकर सामने रख देते हैं और कहते हैं कोई खाना नहीं खाना चाहता। मुझे पता है मम्मी जी, आप ये ताने मुझे दे रही हैं ना। रोहित बिना खाए सुबह निकल गए थे, तो मैं पहले ही टेंशन में हूँ। कुछ ऐसा मत बोलिए कि मैं घुमाकर 2 बातें कह दूँ। आप लोगों ने बाहर से खाना मंगवा ही लिया है ना, तो खा लीजिए। पूनम का मन काम में लग ही नहीं रहा था। लगता भी कैसे, आज उसका पति भूखे पेट जो ऑफिस चला गया। टेंशन में पूनम अपनी फ्रेंड जागृति को कॉल लगाती है। मैं नहीं मानती, तेरे ससुराल वाले ये ड्रामा कर रहे हैं। अरे भई, आजकल तो किसी की बहू एक सूखी रोटी नहीं डालना चाहती सास ससुर को। इनको 3-3 टाइम का खाना मिल रहा है, 2 टाइम नाश्ता मिल रहा है, उसके बाद भी नखरे कर रहे हैं। जाने दे तेल लेने, रहने दे भूखे पेट सबको, 2 दिन में लाइन पर आ जाएंगी। नहीं जागृति, तू जानती है ना मैं किसी को भूखा नहीं रख सकती। रोहित आज बिना टिफिन लिए चले गए ना, अब उस टेंशन में मुझसे एक निवाला नहीं खाया जा रहा। बता मैं क्या करूं? जीजा जी को कौन सी सब्जी पसंद है वही सब्जी बना, आराम से पैक कर और उनके ऑफिस देकर आ। साथ में छोटा सा नोट भी लिख देना। देखना फिर कैसे वो सब कुछ भूलकर डेट प्लान कर लेते हैं। पूनम को जागृति का आइडिया बड़ा पसंद आता है। वो बड़े मन से अपने पति के लिए आलू गोभी की सब्जी बनाकर टिफ़िन में पैक करती है और उनके ऑफिस लेकर पहुंचती है, जहां वो देखती है कि रोहित पहले ही कैंटीन में खाना खा रहा है। मतलब मैं बेकार ही इतनी मेहनत करके ये टिफ़िन लेकर आई, तो तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे टिफ़िन के इंतज़ार में भूखा बैठा रहूँगा? तुम्हारा बनाया हुआ खाना नहीं खाना था, इसीलिए तो कैंटीन में खा रहा हूँ मैं। सुन लिया, अब ज़रा टिफ़िन खोलकर देखो तो सही कि क्या लेकर आई हूँ मैं। आलू गोभी की सब्ज़ी, वही मसाले
तुम सारी सब्जियों में एक सरी का मसाला डाल देती हो, समझ में ही नहीं आता गोभी खा रहा हूँ या भिंडी। अपने कलीग्स के सामने रोहित पूनम के बनाए खाने की इंसल्ट कर देता है, पर आज पूनम भी ठान लेती है कि अब वो किसी के लिए एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करेगी और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो रात का खाना बनाती ही नहीं। 7 बज गए। अब लगेगी सबको भूख और याद आऊंगी सबको मैं, पर आज मैं नहीं पेक लूँगी। जब तक ये लोग मेरे खाने की कदर ना करें मैं खाना नहीं बनाने वाली। पूनम खुद ही खुद में बातें कर रही थी, तभी दरवाजे से रोहित अंदर आता है। चलो सब जल्दी से तैयार हो जाओ, आज खाना बाहर ही खाएंगे। ये हुई ना बात, बच्चे भी बाहर जाने की बड़ी जिद कर रहे थे। अरे पर अभी तो आप आए हैं, कब सब तैयार होंगे, कब हम रेस्टोरेंट पहुंचेंगे, कब ऑर्डर देंगे? फिर खाना बनाने में भी 20-25 मिनट तो रेस्टोरेंट वाले ले ही लेंगे। इतनी देर भूख बर्दाश्त होगी क्या पापा जी आपसे? 8 बजे तो आपको एग्जिट खाना चाहिए होता है। थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ता ही है बहू, बाकी इतनी देर लगेगी नहीं। हम कौन सा बर्थडे पार्टी पर जा रहे हैं जो तैयार होंगे। बस एक टी शर्ट पहन लूँगा अभी। मैं तो इसी साड़ी को ठीक से लपेट लेती हूँ। मेरी तो मार्केट वाले कपड़े ही है और बच्चों को तो देखेगा ही कौन। और यहीं से रेस्टोरेंट वालों को फ़ोन करके खाना बनाने का ऑर्डर भी दे देते हैं। जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक खाना मिल जाएगा। पूरा परिवार तैयार होकर रेस्टोरेंट चला जाता है और वहीं डिनर करता है। आप कहती है ना भाभी क्या कमी रह जाती है खाने में। अब खुद ही इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि रेस्टोरेंट के खाने में कोई कमी नहीं निकाल रहा, यानी कुछ तो अंतर है ना आपके खाने में और यहाँ के खाने में। घर का खाना खाकर तो मेरी जान जा रही थी बुआ। अच्छा हुआ पापा आप हमें बाहर ले आए, वरना भगवान जाने मेरा क्या होता। फिर आती है बिल देने की बारी। अरे रुक रुक रोहित, तू क्यों भरेगा बिल? बिल तो बहू को भरना चाहिए। रसोई के नाम के सारे पैसे उसी के हाथ में तो जाते हैं। आज हम सब बाहर खा रहे हैं तो रसोई का राशन भी तो बच रहा है। बिल भर दे बहू, तेरे महीने के पैसों में से काट लेना। डिनर करके सभी वापस लौट आते हैं, पर ये बात यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह पिंकी और उसके दादाजी मिलकर ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करने की कोशिश कर रहे थे। बेकार में आप दोनों तब से कोशिश कर रहे हैं। इतनी सुबह तो हलवाई की दुकान भी नहीं खुलती, कौन ला कर देगा डिलीवरी? अब टेंशन मत लीजिए मम्मी, आजकल के बच्चे हैं, जितना हमें नहीं पता होता उतना उनको पता होता है। पिंकी कह रही है तो ब्रेकफास्ट भी ऑर्डर होता ही होगा। होता होगा नहीं, हो गया ऑर्डर। पोहा, मिठाई, कचौड़ियाँ और पराठे। और मेरी फ्रेंच फ्राइज भी दीदी। हाँ हाँ, तू क्यों टेंशन ले रहा है, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज अलग से ऑर्डर किया है मैंने। ठीक है फिर प्लेट लगाओ भाई, खाने की वैरायटी सुनकर ही भूख लग गई मुझे। बहू डिलीवरी वाले को पैसे दे देना, क्योंकि घर खर्च के पैसे तो तेरे पास ही रहते हैं ना। अब घर का राशन भी तो बच रहा है। जी मम्मी जी। अब इसी तरह तीनों वक्त पूनम के ससुराल वाले रेस्टोरेंट से मंगवा कर खाने लगते हैं और बिल मत्थे चढ़ता है तो पूनम के। महीने के 10वें दिन में ही पूनम के हाथ के पैसे खत्म हो जाते हैं। ये तो हद ही कर दी इन लोगों ने। हाथ में मेरे 30,000 आते हैं, रसोई में तो 20,000 में ही चला लेती हूँ, 10,000 तो बच ही जाते हैं। पर यहाँ इन लोगों के रेस्टोरेंट के खाने के पीछे आधे महीने में ही पूरे पैसों का स्वाहा कर दिया। अब मैं अपने पिछले महीने के बचाए हुए पैसे नहीं देने वाली, किसी को चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर से दोपहर के खाने को ऑर्डर करने के बाद बिल पकड़ाया जाता है घर की इकलौती बहू पूनम के हाथों में। 1 मिनट, ये डिलीवरी का खाना कोई नहीं खोलेगा क्योंकि देने के लिए पैसे नहीं बचे मेरे पास। अरे कहाँ गए सारे पैसे? 30,000 रुपये महीने के देता हूँ मैं तुम्हें। दिन में 3 टाइम रेस्टोरेंट का खाना खाओगे तो पैसे तो लगेंगे ना। और वैसे भी 2,000 रुपये ऊपर से ऑलरेडी दे चुकी हूँ मैं, अब मेरे पास पैसे नहीं है। इस घर में सभी का डिपार्टमेंट बटा हुआ है बहू। हम सबके खाने का ख्याल रखने का डिपार्टमेंट तुम्हारा है जो तुम रख नहीं पा रही, तो इसमें गलती तो तुम्हारी है। और गृहिणी के हाथ में जितने पैसे दिए जाए उस पैसों में गुजारा करना गृहिणी का कर्तव्य होता है बहू। ये क्या बात हुई मम्मी जी, ये तो ज़बरदस्ती है। ठीक है, ऐसी बात है तो अब रसोई में राशन मंगवाने में मैं पैसे खर्च करूंगी ही नहीं और आप सबको खाना बाहर का ही मिलेगा। पर खाना आप लोग नहीं, मैं खुद ऑर्डर करूंगी। बस आप लोग बता दीजिएगा कि किसे क्या खाना है। अपने बजट को मेंटेन रखने और अपने ससुराल वालों के होश ठिकाने लगाने के लिए पूनम मंगवाना शुरू करती है ठेले का खाना। और इसका आगाज़ कुछ इस तरह होता है। सब कुछ पैक कर लिया ना दीदी, ट्रेन आती होंगी। हाँ बस भाभी ट्रेन का खाना दे दे तो निकलूँ। पर मेरे हाथ का बना खाना तो किसी को अच्छा नहीं लग रहा ना दीदी, इसलिए मैंने कुछ बनाया ही नहीं है।
और आपको मैं ऐसे खाली हाथ नहीं भेजूंगी। ऑर्डर किया है मैंने खाना, छोले और भटूरे। पैक ही आएगा, आते ही सीधा आपको पकड़ा दूंगी। यहाँ पहुँचती है डिलीवरी और वहाँ प्रिया की हो जाती है विदाई। शाम को ही प्रिया अपनी भाभी को कॉल करके कहती है, ये कैसे छोले दिए भाभी आपने? शाम होते होते ही ये खट्टे हो गए। अब मेरी आलू की सूखी सब्जी और पूरी आपको भा नहीं रही थी ना दीदी, सो मैंने बाहर से छोले और भटूरे मंगवा दिए। अब वो खट्टे हो या मीठे, मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे खट्टी नहीं है भाभी, खट्टी मतलब 4 घंटे में ही खाना खट्टा होने लग गया। शाम तक तो पूरी तरह सड़ जाएगा और कल लग जाएंगे इसमें कीड़े। कल शाम को मैं अपने ससुराल पहुंचूंगी, तब क्या खाऊंगी मैं? बाहर के खाने का तो यही होता है ना दीदी, बाहर के खाने में तो कैसे कैसे हाथ लगे होते हैं, क्या ही बताऊँ। वैसे अब तो आपको बाहर के खाने की आदत हो गई है, पेंट्री से मंगवा लीजिएगा। वैसे सुना है पेंट्री में मरे हुए चूहे वाले खाने भी परोस दिए जाते हैं कभी कभी। संभाल कर खाइएगा। हाँ। पूनम रात के खाने की तैयारी के लिए पास के ठेले पर पहुंचती है। आइए आइए भाभी, 5 रुपए के ठेले में आपका स्वागत है। नाम देखकर ही तो आई हूँ भैया। ये 5 रुपए के ठेले का क्या मतलब है? सब कुछ 5 रुपए में मिलेगा क्या? क्या भाभी, आप भी ना मजाक कर दिए। अच्छी क्वालिटी रखने के लिए पैसे भी तो लगाने पड़ते हैं। आप तो ये समझो कि हम ऊपर से 1 भी रुपया नहीं ले रहे हैं। जो लागत है बस वही चार्ज कर रहे हैं। जो चीज़ बाहर 10 में मिलेगी यहाँ 5 में, यानी कि 50% का फ़ायदा है हमारे ठेले से लेने पर। अच्छा हाँ, तो ये मटर पनीर कितने की दोगी? 120 रुपए की 1 प्लेट। हाँ वाकई ये रेट तो तुम्हारा बहुत सही है। फिर एक काम करो, 1 प्लेट आलू दम की सब्ज़ी दे दो, 2 प्लेट पनीर की सब्ज़ी और 10 रोटियाँ। तीनों सब्जियां पैक करवा कर पूनम अपने घर पहुंचती है। अब सबसे पहले 2-3 रोटियों को ज़रा जला देती हूँ और सब्जियों के साथ 10 रोटी पूनम टेबल पर सजा देती है। अब तो मुझे भी बाहर के खाने की आदत लग गई है। बहुत तेज़ भूख लग रही है, 4 रोटियां तो मैं ही खा लूँगी। हाँ हाँ खाओ पूनम। 4 रोटियां लेकर पूनम पहले ही बैठ जाती है। बचती हैं 6 रोटियां और खाने वाले 5 लोग। ये रोटियां तो जली हुई हैं। क्या पापा जी, ऐसा कैसे हो गया? मैंने तो उसी रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया है जहाँ से आप लोग मंगवाते हैं। अभी फ़ोन करके कंप्लेन करती हूँ। और रोटियां तुमने इतने कम क्यों मंगवाए बहू? मैंने तो 25 रोटियों का ऑर्डर दिया था मम्मी जी, पर उन्होंने कैंसिल कर दिया। शादी का सीज़न है ना, स्टॉक ख़त्म हो गया होगा। इसी में आप लोगों को अब गुजारा करना होगा, क्योंकि मेरी रसोई की रोटियां तो अब मुझे भी नहीं भाती, तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं। आधे से भी कम खाना खाकर सभी को सोना पड़ता है। अगली सुबह सभी की चॉइस पूछकर पूनम 5 रुपए के ठेले वाले मोहन को कॉल करके खाने का ऑर्डर दे देती है। ठेले पर खाना कैसा बनता है इससे तो आप सभी वाकिफ़ है। ठेले के ही तले बुरे खाने को फिर से रेस्टोरेंट का बताकर पूनम सभी को परोस देती है। देखकर ही घिन आ रही है, इतना ज़्यादा तला हुआ खाना। 2 कचौरी खाने के बाद तीसरी कचौरी बाहर आ जाएगी। पर पूनम की सोच के बिल्कुल विपरीत चीज़ होती है। महेश तो खाने की डबल तारीफ कर देता है। बहुत अच्छा किया बहू तुमने, जो ये खाना ऑर्डर करने का जिम्मा खुद पर ले लिया। खाना तो और ज़बरदस्त बनवा रही हो तुम। खाते खाते महेश के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। लगता है आपको बहुत भूख लग रही है पापा जी। नहीं नहीं बेटा, लगता है पाचन शक्ति ज़रा कमज़ोर हो गई है। रोज़ रोज़ बाहर का खाना खाने के कारण महेश का पाचन तंत्र अब बिगड़ने लगा था और अपनी होशियारी लगाते हुए पिछली रात की मंगवाई हुई सब्जी में बहुत सारे मसाले डालकर पूनम सभी को दोपहर के खाने में परोस देती है। ये रेस्टोरेंट वाला लगता है पहले का बासी खाना ही पैक करके देने लगा है। रेस्टोरेंट में तो यही होता है ना दादी, एक साथ बहुत सारे लोगों का खाना बनाकर उसे या तो डीप फ्रीज कर देते हैं। जैसे ही कस्टमर खाने का ऑर्डर देते हैं, शेफ़ वही सब्ज़ी को गर्म करके रेडी कर देते हैं। अब आप ही सोचिए, घर में 2 खाना बनाने में मम्मी को कितना वक्त लगता है, और वहीं रेस्टोरेंट में 15 मिनट में इतना सारा खाना बनाकर वो लोग कैसे ले आते हैं। अरे भाई, मुझसे तो 1 चम्मच भी नहीं खाया जा रहा। इतना ज़्यादा मसाला है इस खाने में, पूरे मुंह में छाले आ गए मेरे। एक बार ऐसे ही मेरे मुंह में भी छाले आए थे। मम्मी याद है, तब आपने कहा था जब पेट की आंतड़ियाँ गर्म हो जाती है तो मुंह में छाले आ जाते हैं। ऐसे में कुछ ऐसा खाना चाहिए जो हल्का हो, पेट को आराम दे। तो आप बताइए पापा जी, ऐसा क्या ऑर्डर कर दूं जो आपके पेट को आराम दे? बाहर से ऐसा क्या ही आएगा बहू जो किसी के पेट को आराम दे पाए।
बाहर के खाने में कोई माँ बाप थोड़ी ना होता है, ऐसा खाना तो घर पर ही बनाया जा सकता। क्या मम्मी जी, कैसा मजाक करी हैं आप। मैंने तो अब राशन मंगवाना भी बंद कर दिया है। बाहर का खाना भी आएगा और राशन के लिए पैसे भी बच जाए। इतनी अच्छी गृहिणी मैं नहीं हूँ। मैं अब भी पापा जी के लिए खिचड़ी ऑर्डर कर देती हूँ। और 5 रुपए के ठेले वाले मोहन से मंगवा लेती है पूनम खूब मसालेदार खिचड़ी और परोस देती है अपने ससुर के सामने। और अपना लास्ट मूव चलने के लिए ऑन कर देती है टीवी। टीवी देखते हुए खाना खाइए पापा जी, फिर पता भी नहीं चलेगा और खाना अंदर चला जाएगा। रेस्टोरेंट का खाना खाकर हुए शुक्ला जी के परिवार वाले बीमार। क्या रेस्टोरेंट वाले परोस रहे हैं आपकी थाली में जहर? क्या कमजोर पड़ सकती है आपकी पाचन शक्ति? आइए जानते हैं मिसेस शुक्ला से। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। काम से बचने के लिए मैं अपने घर वालों को बाहर का खाना खिला देती थी और आज इस खाने को खाने के कारण मेरे पति ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गए। ये रेस्टोरेंट में खाना नहीं, जहर मिलता है, जहर। आप सभी दर्शकों से विनती है कि कभी कभार ही बाहर का खाना ठीक है, पर रोज रोज नहीं। पूनम के घर पर सबकी तबीयत तो बिगड़ने लगी ही थी और इस न्यूज़ को देखने के बाद सभी के पसीने भी छूट जाते हैं। इस खिचड़ी को हटाओ यहाँ से। अब इस घर में बाहर का खाना नहीं आएगा। मुझे जीना है भाई। मैं अभी पिज्ज़ा बर्गर नहीं खाऊंगी। मम्मी आप जो बनाओगी मैं वही खाऊंगी। और पहली बार घर में ऐसा होता है कि ठेले के खाने के कारण अब सभी घर का खाना शुरू कर देते हैं। अब बस भी करो ना, आखिर कितने दिन नाराज रहने वाले हो। अरे पापा, मैंने कहा ना आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, पक्का प्रॉमिस। रहने दो, तुम हर बार ऐसे ही प्रॉमिस करती हो और फिर अपना वादा तोड़ देती हो। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मुझे क्या पता था कि तुम मेरे स्लीवलेस टॉप पहनने से भी ऑफेंड हो जाओगे। और मेरी सारी फ्रेंड्स कहती कि मेरे ऊपर ऐसे टॉप बहुत सूट करते हैं, बस इसीलिए पहन लिया था। हाँ तो ठीक है ना, जाओ अपनी सहेलियों के पसंद के हिसाब से कपड़े पहनो और उन्हीं के साथ शादी भी कर लेना, मेरा पीछा छोड़ दो। अरे पापा, मैंने सॉरी बोला ना। और तुम्हें पता है, तुम जब ऐसे मेरे लिए पॉसेसिव होते ना तो मुझे बहुत क्यूट लगते हो। अगर तुम ऐसे ही मुंह फुलाकर बैठे रहोगे ना तो मैं 1 महीने का भी इंतजार नहीं करने वाली। आज ही भगा कर ले जाऊंगी तुम्हें और शादी कर लूंगी। बस रहने दो अपनी चिकनी चुपड़ी बातें। एक बात तो मेरी मानी नहीं जाती और चलिए अब भाग कर मुझसे शादी करना है। देखो, ये तुम्हारी पॉसेसिवनेस है और कुछ नहीं। पार्टी में इतनी सारी खूबसूरत लड़की आई हुई थी, मुझे कोई देखने वाला नहीं था वहाँ पर। मैं तो बस एक ऑर्डिनरी लड़की हूँ। अच्छा, मुझसे पूछो कि तुम ऑर्डिनरी हो या स्पेशल। और ठीक है, कोई देखे या ना देखे, लेकिन मुझे तुम्हारे ये ऐसे बेढंग कपड़े पहनना और लड़कों के साथ हंस हंस के बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब तुम सोच लो, तुम्हें अपने ये गलत सलाह देने वाले दोस्त चाहिए या फिर मयंक? ऑब्वियसली मुझे मयंक चाहिए, क्योंकि 1 महीने में तो हमारी शादी होने वाली है और फिर उसके बाद हमें एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर पाएगा। मयंक और नीरजा की 1 महीने बाद शादी होने वाली थी। दोनों की लव मैरिज थी और देखा जाए तो दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करते थे। लेकिन मयंक का नेचर थोड़ा ओवर पॉसेसिव था। अपनी होने वाली पत्नी नीरजा को लेकर वो छोटी छोटी बातों में भी पॉसेसिव हो जाता था और फिर उसके बाद बड़ा बखेड़ा कर देता था। शादी से पहले तो नीरजा को अपने होने वाले पति की ये पॉसेसिवनेस बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन क्या रिश्तों का ये चार्म शादी के बाद भी कायम रह पाएगा? आइए देखते हैं। ये क्या बात होती है यार? कौन से ज़माने में जी रहा है ये मयंक? आजकल कौन सी ऐसी लड़की है जिसके लड़के दोस्त नहीं होते या जो अपने दोस्तों के बर्थडे पार्टी में नहीं जाती? और ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था तूने स्लीवलेस टॉप पहन के? पहली बार तो पहना नहीं है। मैं तो तुझे इतने सालों से जानती हूँ, हमेशा से ही स्लीवलेस सूट और टॉप पहनती आ रही है, फिर अचानक आज प्रॉब्लम क्या हो गई? अरे यार, तू छोटी सी बात का ना बतंगड़ मत बना, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस मयंक का मेरे लिए प्यार है। और तुझे पता है, जब मयंक ऐसे पॉसेसिव होता है ना तो मुझे बहुत क्यूट लगता है और मुझे उसके ऊपर और भी प्यार आने लगता है। देख, सबका अपना अपना तरीका होता है केयर दिखाने का। ये मयंक का मेरे केयर करने का एक तरीका है, बस। पागल है तू। ये कोई केयर करने का तरीका नहीं है, ये तरीका है तुझे अपने इशारों पर नचाने का। मयंक तुझे अपने इशारों पर नचाना चाहता है और अपनी सोच तुझ पर थोपना चाहता है, लेकिन तू इतनी बेवकूफ़ है, तुझे हर चीज़ में प्यार ही नजर आता है। सोच ले, अभी भी शादी में 1 महीना है। कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद तू सर पकड़ कर रोए और इस भंवर से निकलने के लिए तेरे पास कोई रास्ता ही ना बचे।
अरे पागल है तू, ओवर रिएक्ट कर रही है और कुछ नहीं। मयंक के साथ मेरी कोई अरेंज मैरिज नहीं हो रही है। अरे 3 साल से जानती हूँ मैं उसे, इतने लंबे टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं हम दोनों। उसकी अच्छाई बुराई सब समझती हूँ। तूने अभी मयंक को समझाई कितना है, इसलिए तू ये सब नहीं समझ पाएगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं तेरे मयंक को समझना भी नहीं चाहती। मयंक जैसे लड़कों के साथ मैं ज़िंदगी तो क्या 2 घंटे नहीं बिता सकती। बात बात पर तमाशा करने लगता है। तू ही झेल अपने सन की पति को, मैं तो चली। निर्जा के स्लीवलेस कपड़े पहनने पर किए हुए बवाल को देखकर निर्जा की बेस्ट फ्रेंड दीपा मयंक से बहुत नाराज थी। वो तो ये चाहती थी कि निर्जा मयंक के साथ अपने रिश्ते पर एक बार और विचार करे, लेकिन निर्जा की आंखों पर मयंक के प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। मयंक के प्यार के आगे उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, इसलिए अपनी सहेली दीपा की बातों को इग्नोर करने के बाद निर्जा मयंक के प्यार में गोते लगाते हुए जल्दी उसके साथ शादी कर लेती है और दुल्हन बनकर उसके घर पहुंच जाती है। शादी के कुछ दिन बाद, मयंक 1 हफ्ता हो गया हमारी शादी को, मुझे लगता है मुझे भी ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। बॉस की भी ना कई सारे मेल आ गए हैं, बार बार यही पूछ रहे हैं मैं ज्वाइन कब से करने वाली हूँ। अरे तुम्हारा बॉस हर एक एम्प्लॉय को ऐसे पर्सनली मेल करता फिरता है क्या? बड़ा टाइम है उसके पास। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा स्पेशल अटेंशन दे रहा है वो। कैसी बात कर रहे हो मयंक, मुझे स्पेशल अटेंशन क्यों देगा? उसके लिए सारे एम्प्लॉयज़ एक बराबर है, और उसकी टीम का एक बंदा 10 दिन से छुट्टी पर है तो वो तो पूछेगा ही ना कि मैं कब वापस ज्वाइन करने वाली हूँ। इसमें तो छेड़ने वाली कौन सी बात है? देखो निर्जा, पहली बात तो मुझे तुम्हारी शादी के बाद ये जॉब करने वाला आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है, और दूसरी बात ये, तुम्हारा ये जो बॉस है ना, ये मुझे कभी भी पसंद नहीं आया। ये बात बात पर तुम्हें व्हाट्सएप पर मैसेज करना, मेल करना, तुम्हारे फ़ोटोज़ पर ये लव वाले इमोजी भेजना, मुझे इसके रंग ढंग कुछ ठीक नहीं लगते। तुमने बिना वजह ज़रूरत से ज़्यादा शेयर दे रखी है उसे। अरे क्या ज़रूरत है ऐसे आदमी को इतना एंटरटेन करने की? मयंक, अब तुम्हारा ना कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अरे शादी हो गई है हमारी, मैं पत्नी हूँ तुम्हारी। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही हर एक को एंटरटेन करती हूँ? हाँ, घूमती रहती हूँ सबके साथ। अरे वो मेरा बॉस है, इससे ज़्यादा मैं उसके बारे में नहीं सोचती हूँ, और वो भी एक एम्प्लॉय से ज़्यादा मेरे बारे में कुछ नहीं सोचता है। अपने दिमाग की उपज को ना अपने पास ही रखो तुम। ऑफिस जाने की बात को लेकर मयंक और निर्जा के बीच में जोरदार झगड़ा हो गया था, जिसके कारण अगले 2 दिन तक निर्जा का मूड बहुत खराब रहा। 2 दिन के बाद, मैं इस तरह से घर में कैद होकर नहीं रहने वाली हूँ। बॉस ने अल्टीमेटम दे दिया है, अगर कल से ऑफिस ज्वाइन नहीं किया तो मैं जॉब से हाथ धो बैठूंगी। हाँ तो ठीक है ना, ये कोई दुनिया की आखिरी कंपनी तो है नहीं कि तुम्हारी यहाँ से नौकरी चली जाएगी तो तुम्हें कहीं और नौकरी मिलेगी नहीं। मैं तो कहता हूँ लात मारो ऐसी नौकरी को, और कुछ दिनों के बाद कोई ढंग की कंपनी में अच्छी जॉब ढूंढ लेना। अभी फ़िलहाल अपनी घर गृहस्थी और रिश्ते पर ध्यान दो। निर्जा मयंक को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मयंक जैसे टस से मस होने का तैयार ही नहीं था। निर्जा को मयंक का बिहेवियर बहुत ही खराब लग रहा था, लेकिन अब तो वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। नई नई शादी हुई थी और इस समय वो उन दोनों के बीच में किसी भी तरह की गलतफहमी या झगड़े की दीवार को बढ़ने देना नहीं चाहती थी, इसलिए वो दिल पर पत्थर रखकर अपनी नौकरी से रिजाइन कर देती है। कुछ दिन बाद, अरे निर्जा, पिछले 15 मिनट से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारा फ़ोन बिजी ही जा रहा है। किसके साथ बातों में लगी हो? पर मेरे फ़ोन में तो कोई कॉल वेटिंग नहीं आई, और किससे बात करूँगी? अपनी दोस्त दीपा से बात कर रही थी। ऐसे कौन सी बातें होती है तुम्हारी जो दिन में 4-4 बार तुम दीपा को फ़ोन मिलाती हो? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बस मेरे घर से निकलने का वेट करती रहती हो तुम। मैं घर से बाहर निकला और तुम तुरंत लगे फ़ोन पर। ये यारी दोस्ती छोड़ो और अपने परिवार पर ध्यान दो। देखो मयंक, हमारी नई नई शादी हुई है। मैं अपना घर, अपने दोस्त, अपनी लाइफ, नौकरी सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ आई हूँ। इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं हो सकती। अपना मूड ठीक करने के लिए मुझे अपने दोस्तों और फैमिली के सपोर्ट की ज़रूरत है। इस बात को तुम्हें समझना चाहिए। ताना मारने की बजाय अगर तुम मेरे साथ थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करोगे ना, तो शायद हमारे रिश्ते के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। मयंक का निर्जा को छोटी छोटी बातों के लिए टोकना अब निर्जा के सब्र का इम्तिहान लेने लगा था। शादी से पहले मयंक की जो बातें उसे क्यूट लगती थी, अब वही बातें उसके बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। एक दिन, ये क्या हो रहा है बाहर सब्जी वाले के साथ? हाँ, क्या हो रहा था? सब्जी खरीद रही थी, और क्या? अच्छा, तो सब्जी वाले से सब्जी लेते समय इतना दांत निकाल कर हंसने की क्या जरूरत थी? मयंक, पागल हो क्या तुम?
मैं सब्जी वाले के साथ नहीं, मिसेस गुप्ता के साथ बात करते हुए हंस रही थी, और अब मेरे हंसने और बात करने पर भी तुम पाबंदी लगा दोगे क्या? मैं सब देख रहा हूँ निर्जा। मेरे अलावा तुम्हें दुनिया में बाकी सारे लोग अच्छे लगते हैं, सबके साथ तुम हंसती मुस्कुराती हो। बस एक मेरी शक्ल देखकर तुम्हारे चेहरे पर 12 बज जाते हैं, जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पिंजरे में कैद करके रखा हो। बहुत मजा आता है ना बाहर वालों के साथ। ठीक है, आज के बाद सब्जियां मैं तुम्हें ला कर दूंगा। तुम्हें ऐसे चौराहे पर खड़े होकर सब्जियां खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं तुम्हें शादी से पहले भी बहुत बार वार्न कर चुका हूँ, एक बार और समझा रहा हूँ। मुझे तुम्हारा इस तरह गैर मर्दों के साथ हंस हंस के बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शादी से पहले तो मैं तुम्हारी बातों को ये सोचकर इग्नोर कर देता था कि शायद अभी तुम इमैच्योर हो, धीरे धीरे समय के साथ मैच्योरिटी आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, अब तुम एक शादीशुदा औरत हो और तुम्हारे साथ मेरा नाम भी जुड़ा हुआ है। अगर तुमने कुछ भी ऐसी वैसी हरकत की ना, तो तुम्हारे साथ साथ मेरी इज्जत भी दांव पर लग जाएगी। मयंक, तुम मुझे समझते क्या हो? और ये ऐसी वैसी हरकत क्या होता है? सब्जी वाले से सब्जी खरीदते समय जरा सा मुस्कुरा दी तो तुम्हारी इज्जत दांव पर लग गई? किसी के साथ हंस के बात करना कोई पाप होता है क्या? और सबसे बड़ी बात, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? मैं इतनी गई गुजरी हूं कि सब्जी वाले के साथ ऐसी हरकत करूंगी? मैंने जितना कहा बस उतना ही समझो, बात को रबड़ की तरह खींचने की जरूरत नहीं है। निर्जा, तुम भी जानती हो कि मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ तो बताओ ना क्या मतलब था? अरे साफ साफ बोलो ना, ताकि मुझे भी तो समझ में आए कि तुम्हारा मतलब क्या है। सुबह से लेकर रात तक तुम हर समय सिर्फ मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। मैं क्या पहनूंगी, किससे बात करूंगी, नहीं करूंगी, मेरे दोस्त कौन है, हर चीज तुम ही तो डिसाइड करते हो ना। मयंक, शादी से पहले मैंने जितने भी सपने देखे थे ना, तुमने सब चकनाचूर कर दिए। मैं नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी ऐसा मोड़ लेने वाली है। ठीक कहती थी मेरी दोस्त कि आज जिन बातों को मैं इग्नोर कर रही हूँ ना, कल उनके साथ जीना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो ये बात है, तुम्हारी सहेली ने पहले ही तुम्हारे कान भरे हुए, तभी तो तुम बात बात पर मुझे गलत साबित करने लगती हो। मुझे यकीन नहीं होता, तुम वही लड़की हो जो मेरे एक बार नाराज हो जाने पर मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी, और अब बात बात पर सिर्फ जुबान लड़ाती हो और बदतमीजी करती हो। अगर तुम्हारी लाइफ शादी के बाद खराब हो गई है ना, तो मेरी लाइफ को भी कोई स्वर्ग नहीं बना दिया तुमने। पिछले 1 महीने में तुमने सिर्फ और सिर्फ वही हरकतें की है जिससे मुझे चिढ़ है। तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो निर्जा कि मुझे ये सब बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं क्या करूं मयंक? तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम मत करो, लेकिन मेरी लाइफ को कंट्रोल करना बंद कर दो। मैं इंसान हूं, कोई तुम्हारा पालतू जानवर नहीं हूं जो तुम्हारे हिसाब से सारे काम करूं। पहले मैं तुमसे 1 या 2 घंटे के लिए मिलने आती थी, तुम्हें जैसे पसंद था वैसे बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती थी। लेकिन दिन के 24 घंटे और महीने के 30 दिन मैं तुम्हारी मर्जी से सांस नहीं ले सकती। और ये सच तुम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना ही अच्छा होगा। मयंक और निर्जा के इस झगड़े का कोई अंत नहीं था, इसलिए कुछ देर बाद निर्जा अपना बैग पैक करके अपने मायके जाने लगती है। कहाँ जा रही हो तुम? अपनी मम्मी के यहाँ जा रही हूँ। अब ये मत कहना कि तुम्हें उससे भी प्रॉब्लम है। हाँ है मुझे प्रॉब्लम। कहीं नहीं जाओगी तुम, बैग रखो अंदर और बैठो। ये क्या जबरदस्ती है मयंक? मुझे अपने पेरेंट्स के यहाँ जाने के लिए भी तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? हाँ परमिशन लेनी पड़ेगी। तुम उनकी बेटी थी और अब मेरी पत्नी हो। इस डिफरेंस को जितना जल्दी समझ लोगी ना, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। और अब बातों को बढ़ाओ मत, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम जीवन भर पछताओ। आखिरी लाइन कहते हुए निर्जा ने मयंक की आंखों में कुछ ऐसा देखा कि वो अंदर तक कांप गई। अपना बैग एक तरफ पटक कर वो बिस्तर पर जाकर रोने लगी। एक एक करके उसे शादी से पहले हुई सारी घटनाएं याद आने लगी। तू बिल्कुल ठीक कहती थी यार, पता नहीं मेरी आंखों पर मयंक के प्यार की पट्टी क्यों बंधी हुई थी। मैं इतनी अंधी कैसे होगी कि मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। क्या हो गया निर्जा, साफ साफ बता। और सबसे पहले रोना बंद कर। रोने से किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता। अरे तू ठीक कहती थी दीपा, मयंक पॉसेसिव नहीं ओवर पॉसेसिव हस्बैंड है। वो मेरी हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं अपनी मर्जी से एक कदम भी ना बढ़ाऊं, जो भी करूं सब उसकी मर्जी से करूं। मुझे घुटन होने लगी है दीपा, ऐसे माहौल में कोई कैसे जी सकता है। मुझे तो मयंक के लक्षण पहले ही समझ में आ गए थे, इसीलिए मैंने तुझे वार्न भी किया था कि इस मयंक के चक्कर में मत पड़। और अगर तुझे शादी करनी है तो कम से कम पहले उसे समझा कि उसका ये बिहेवियर ठीक नहीं है। अरे पत्नी कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ना होती है जो तुम्हारे नाम लिख गई और अब तुम उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करोगे। तू जीती जागती इंसान है, तेरी अपनी पसंद हो सकती है, ख्वाहिश हो सकती है,
कोई भी औरत जीवन भर किसी आदमी की पसंद से नहीं चल सकती, और जो ऐसा करती है ना निर्जा, उनकी जिंदगी किसी जहन्नम से कम नहीं होती। तो बिल्कुल ठीक कह रही है यार। मयंक को मेरी हर बात से प्रॉब्लम है। वो ना मुझे घर से बाहर निकलने देता है, ना पड़ोस में किसी से बात करने देता है। लड़के तो छोड़, लड़कियों से भी मेरी दोस्ती खत्म करवा दी है उसने। मुझे मेरे मायके भी नहीं जाने देता। 5 मिनट से ज़्यादा मेरी मम्मी से बात नहीं करने देता। उसे ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया सिर्फ मुझे ही देख रही है और सब लोग मिलकर मुझे उससे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तू परेशान मत हो, मेरे पास एक सोल्यूशन है। तुम दोनों मिलकर मैरिज काउंसलर के पास जाओ। तेरी कही बातों को वो ध्यान से नहीं सुनेगा और तुझे इग्नोर भी करेगा, लेकिन अगर वही बातें उसे कोई तीसरा आदमी बताएगा ना, तो शायद उसका बिहेवियर कुछ चेंज हो पाए। देख, तू भी अब इस शादी को तोड़ने के बजाय निभाने की कोशिश कर। कुछ बातें जो तू उसकी मान सकती है मान ले, और बाकी उसको समझाने की कोशिश कर कि वो तुझसे गलत एक्सपेक्टेशंस कर रहा है। तुझे लगता है वो मैरिज काउंसलर के पास जाने को तैयार हो जाएगा? देख निर्जा, गुस्से से कोई हल नहीं निकल सकता। तो उसके साथ प्यार से बात कर और प्यार से ही उसको समझाना, और फिर किसी काउंसलर के पास ले जा। वहाँ जाकर तुम दोनों खुले दिल से अपनी प्रॉब्लम बताओ। मेरा पक्का भरोसा है कि वो तुम दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। सहेली की बात मानकर निर्जा अपने पति को लेकर मैरिज काउंसलर के पास जाती है। काउंसलर प्रोफेशनल तरीके से धीरे धीरे मयंक को उसकी गलतियों का एहसास कराती है। काउंसलिंग मिलने के कारण मयंक को धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करने लगता है। निर्जा को भी शांत और खुश रहने का सुझाव देकर काउंसलर उनकी समस्या को हल कर देती है। मायके की गाली। जानवी एक बहुत ही सीधी सादी लड़की थी और उसकी शादी एक ऐसे घर में हो जाती है जहां उसकी सास ननद काफ़ी तेज़ होती है और घर में बस उनकी ही चलती है। एक दिन की बात है। जानवी बहू, 10 मिनट हो गए चाय पिए। यह कब अभी तक टेबल पर क्या कर रहा है? मम्मा, कब टेबल पर अंगड़ाई ले रहा है, जिसे भाभी अभी किचन में झपकी मार रही थी ना। क्या? खाना बनाने के टाइम पर महारानी आराम कर रही थी? और नहीं तो क्या। माँ जी, बस वो थोड़ी सी आँख लग गई थी। मैं अभी कप धोकर टेबल साफ कर देती हूँ। अरे जल्दी कर और हाथ जरा तेज चलाया कर। जी माँ जी। फिर जानवी खाना बनाने लगती है और जब घर के सारे कामों से फ्री होकर अपने कमरे में जाती है तो काव्या जानवी की अलमारी से कपड़े और मेकअप प्रोडक्ट्स बाहर निकाल कर रख देती है। कौन सी लगाऊं, ये वाली लिपस्टिक या ये वाली? मुझ पे कौन सी साड़ी ज़्यादा सूट करेगी, या फिर ये भाभी का 1 पीस? हाँ, ये 1 पीस ही ले जाती हूँ। दीदी, आप ये क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा है क्या? हाँ, कपड़े और मेकअप निकाल रही हूँ। हाँ, लेकिन ये तो मेरा है ना। माँ, माँ जल्दी आओ यहाँ। अरे क्या हुआ? देख रही हो अपनी बहू को, कितनी जुबान चलाने लगी है। मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स और कपड़े क्या ले लिए, कहती है ये तो मेरा है। इस घर में तेरा मेरा कब से होने लगा माँ? जब से ये आई है तभी से तो तेरा मेरा हो रहा है। देख ना, अब तो सौरभ भी ज्यादा बात नहीं करता हमसे। क्योंकि उनको काम ज़्यादा होता है। काम ज्यादा होता है या आपने भैया को पट्टी पढ़ाई है? इस घर में तेरा मेरा नहीं होना चाहिए अब से, वरना ठीक नहीं होगा बहू। तेरा मेरा नहीं होना चाहिए? इनके कमरे में बिना नॉक किए चले जाओ तो पूरा घर सर पर उठा लेती हैं। वहीं काव्या अपनी भाभी का 1 पीस और मेकअप उठाकर ले जाती है। रात में। सुनो ना, क्या हुआ? आपको याद है आपने मुझे मेरे बर्थडे पर जो 1 पीस गिफ्ट की थी? हाँ, बहुत प्यारी लगती हो तुम उसमें। जाओ ना, पहन कर आओ ना। कुछ नहीं तो आइसक्रीम खाने ही चलते हैं। तुम्हारी 3-4 अच्छी अच्छी फ़ोटो भी क्लिक कर दूंगा। वैसे भी बहुत दिनों से तुम इंस्टा पर इनएक्टिव हो, न जाने कितनी बिजी रहती हो। अब घर में हूँ तो घर के काम तो करने ही पड़ेंगे ना जी। वैसे वो ड्रेस ना काव्या दीदी ले गई। अरे, और तुमने दे भी दी? बिना परमिशन सारे मेकअप प्रोडक्ट्स और ड्रेस ले गई। मैंने कहा तो माँ जी ने मुझे ही डांट दिया। कोई ना, मैं हूं ना, मैं नया दिला दूंगा। काव्या कमरे के बाहर कान लगाकर सब सुन रही थी। ओह, तो पति से चुगली की जा रही है। अभी बताती हूँ मैडम को। ये लो अपना सामान। पहले मुझे खुद अपना सामान देती हो भाभी,
और फिर भैया से झूठ मूठ की चुगली करती हो कि मैंने आपकी परमिशन के बिना ये सब ले लिया। पता नहीं बीते जन्म में कौन से पाप किए थे कि आप मेरी भाभी बनी। अरे रो मत काव्या। जानवी तुम कितनी झूठी हो। नया सामान चाहिए था तो मुझे कह देती, मैं दिला देता। लेकिन मेरी बहन को मेरी ही नज़रों में गिराने की कोशिश कर रही थी तुम। तुम्हें तो मेरी बीवी बोलने में भी शर्म आ रही है मुझे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो अब तो मुझे झूठा भी ठहराया जा रहा है। अगर मेरी बहन पर जरा सा भी आरोप लगाया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत हुआ जानवी। जिसके बाद सौरभ तकिया लेकर बाहर सोने चला जाता है। वहीं काव्या अपने कमरे में चली जाती है। पड़ी आई मेरी चुगली करने वाली। जानवी बहुत उदास थी और इसी वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही थी। सुबह सुबह जब उसकी आंख लगती है, ये बहू अभी तक चाय लेकर क्यों नहीं आई? कल मोही कहाँ मर गई आज? कल रात को भैया से मेरी चुगली कर रही थी, मैंने गेम ही पलट दिया। रात भर सो नहीं पाई होगी महारानी, रो रही थी, अभी सोई है। अच्छा तो ये बात है। और सास पहुंच जाती है बहू के कमरे में। अरे हाँ महारानी, यह तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो 8-8 बजे तक सो रही हो। चलो मेरे चाय लेकर आओ जल्दी। सास के ताने से बहू की नींद खुलती है। अब तक तो सास और ननद ने बहुत अत्याचार किया, लेकिन मायके की गाली पड़ते ही जानवी अंदर से बौखला जाती है। लेकिन घर की शांति के लिए वो शांत रहती है और जल्दी से रसोई में जाती है। बहू के लिए कुछ नियम कायदे है कि नहीं? जी माँ जी। तो फिर तुम्हारी अम्मा ने बताया नहीं कि रसोई में बिना नहाए कदम नहीं रखा जाता? सॉरी माँ जी, चाय के लिए देर हो रही थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि पहले चाय बना दूँ फिर नहाने जाती हूँ। सोचना बंद कर दे, वही ठीक रहेगा तेरे लिए बहू। यहाँ के सारे फैसले मैं लेती हूँ। जी माँ जी। जिसके बाद बहू नहाने चली जाती है। इसी तरह जानवी की सास और ननद हर तरीके से जानवी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जानवी घर का सारा काम करती, उनकी सारी बात सुनती, उसके बावजूद उसे दोनों माँ बेटी तंग करती और अब तो उसे मायके के ताने भी मिलने लगे थे। ऐसे ही एक दिन जानवी मार्केट गई थी और रास्ते में उसे उसकी सहेली मिल जाती है और दोनों बातें करने लगती है, जिस कारण जानवी को घर आने में थोड़ी सी देर हो जाती है। और जब वो घर आती है तो सास का रेडियो तो पहले से ही चालू था। आजकल की बहुएं ससुराल आते ही अम्मा बन जाती है। ना सास से मतलब ना ससुर से, बस मायके के लोग और मायके से मतलब होता है। क्या हुआ माँ जी, आप बहुत गुस्से में लग रही हैं। तो क्या करूं, गुस्सा ना हो तो तुमने तो अपने बाप का घर समझ लिया है ये, हैं? कभी भी आओ, कभी भी जाओ, कभी भी खाओ। सास ननद से कोई मतलब है कि नहीं? कितनी देर से आ रही हो घर, देखी घड़ी? हाँ 6 बजे हुए हैं शाम के। पर माँ जी, काव्या भी तो देर रात पार्टी करके घर आती है, तब तो उसे आप कुछ नहीं कहती। वो घर की बेटी है और तू बहू। वैसे भी ये मेरा घर है, तेरे बाप का नहीं। तू भी अपने मायके में यही करती होगी, तभी तो मेरी बेटी से इतना जल रही है। एक बार और मायके के बारे में बोला ना तो इसी छुरी से जुबान बाहर निकाल लूंगी, समझी बुढ़िया। बहू का ये रूप देखकर तो सास की हवाइयां उड़ जाती है और वो कमरे में चली जाती है। जब देखो तब मम्मी पापा के बारे में बुरा बोलना है बस। कुछ देर बाद जब सौरभ घर आता है। बेटा तेरी बीवी। क्या वो माँ, आप इतनी सहमी हुई क्यों? अब रो क्यों रही हो? अरे तेरी बहू की गलती करने पर मैंने थोड़ी सी डांट क्या लगा दी, तो तेरी बीवी कहती है जुबान छुरी से काट कर फेंक देगी। क्या ऐसा कहा इसने? हाँ बेटा। जानवी जी। तुम्हारी इतनी मजाल, तुमने मेरी माँ से बदतमीजी की? नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो देखो झूठ भी बोल रही है। इसके माँ बाप ने जो परवरिश दी है इसे, वही तो करेगी ना ये। तुम्हारी माँ तुम्हें तुम्हारी गलती दिखाती है, डांटती है, तो उनके साथ भी ऐसा ही करती हो? मेरी माँ गलती बताती है लेकिन इनकी तरह ताने नहीं देती। इसका बस चले तो मुझे तो कूड़े में ही फेंक दे। जानवी अब एक शब्द और नहीं बोलना। माँ आप रो मत प्लीज। अब से अगर ये कुछ भी बोले तो मैं इसके माता पिता से बात करूंगा। जानवी कमरे में जाके अपने पेरेंट्स को कॉल करती है। माँ, ये आपने कैसे घर में मेरी शादी कर दी है? सास ननद महा झूठी,
और पति को बताऊं तो पासा ही पलटकर मुझे ही गलत बना दिया जाता है। अब तक तो ठीक था, अब तो मायके की गाली भी पड़ती है। कुछ भी हुआ तो तेरी माँ ने ये सिखाया है, तेरे बाप ने ऐसा किया है, तेरे खानदान में यही होता है, ऐसे ताने देते हैं। मैं कितनी भी सही हूँ फिर भी। हमने भी तो जिंदगी भर यही ताने सुने हैं बेटा, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं सुनूंगी, ये रीत मैं ही बदलूंगी। जिसके बाद बहू फोन काट कर देती है। अगले दिन पति के ऑफिस जाने के बाद, माँ जी चाय। देख तो बेटी काव्या, लगता है बहू रानी की अकल ठिकाने आ गई। मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काओगी तो और क्या करूं मैं? तेरी माँ ने बस तुझे मुंह चलाना ही सिखाया है। हाँ माँ जी, बिल्कुल आपकी माँ की तरह। जैसे आपकी माँ ने आपको दूसरों की माँ की बुराई करना सिखाया है, घर में बहू बेटे के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाना, उन्हें दूर करना सिखाया है, दूसरे की बेटी को नौकरानी बनाकर रहना सिखाया है, वैसे ही। माँ ये नानी के बारे में बोल रही है, देख रही हो भाभी की जुबान कितनी लंबी हो गई है। आपसे थोड़ी कम दीदी। वैसे आपकी माँ ने भी तो आपको नागिन की तरह डसना सिखाया है, क्यों माँ जी? बहू से मीठी बानी में तीखे बोल सुनकर कुछ पल के लिए दोनों माँ बेटे का मुंह बंद हो जाता है। आजकल न जाने इसे कौन ज्ञान दे रहा है। बैठी हो कि आस पड़ोस वालियों के साथ, और क्या। इसे काम से फुर्सत मिलेगी तब बैठेगी ना, अब तो और काम करवाऊंगी। यही ठीक है। बाद में सास जानवी और भी काम निकालती है और बहू को देती जाती है, पर जानवी तो जानबूझकर सारे काम एकदम स्लो करती है। शाम को जब सौरभ घर आता है, ये लीजिए पानी। बहू खाना बन गया? नहीं माँ जी, आपने इतना सारा काम बता दिया, अब अकेले मैं क्या क्या करूं? बहुत काम पड़ा है अभी। ननद जी को भेज दो ना रसोई में, थोड़ी सी हेल्प करा दे मेरी। अब बेटे के सामने सास क्या कहती? अब काव्या जा अपनी भाभी की मदद कर दे। वही काव्या जो किचन में काम के नाम पर ही तिल मिला जाती है। क्या मैं इनको नौकरानी देखती हूँ जो किचन में काम करूंगी? इनकी माँ ने इन्हें यही सिखाया है क्या कि बहू के रहते ननद काम करे? जब देखो तब मुफ्त की रोटी तोड़ती है बैठकर। मेरी माँ के घर में होके मुझसे काम करवाएगी, इतनी मजाल। काव्या को इस तरह जानवी के बारे में बोलता देखकर सौरभ को बहुत गुस्सा आता है और वो काव्या को एक झापड़ लगा देता है। तेरी भाभी है वो, तमीज से बात कर। और तू घर के काम करेगी तो छोटी नहीं हो जाएगी? जो मायके के ताने तुम लोग उसे देते हो, क्या मुझे दिखता नहीं? कल को तू भी पराए घर जाएगी तो तुझे भी यही ताने मिलेंगे, माँ ने क्या सिखाया। और माँ, आप जो हमेशा उसकी माँ पर बोलती रहती हो ना, कल को इसके ससुराल वाले भी इसी तरह आपको और हमें ताने देंगे। मुझे सब पता है आप जानवी को कितना तंग करती हो और मुझे किस तरह भड़काती हो। अगली बार अगर मुझे मायके की गाली दी ना तो याद रखना। वैसे आपकी माँ ने आपको क्या यही संस्कार दिए हैं? जिसके बाद दोनों माँ बेटी का मुंह बंद हो जाता है और फिर वो कभी बहू को मायके की गाली नहीं देती। ये कहानी दीपा की है। वो ससुराल में अपनी सास के साथ शांति से रह रही होती है जब तक उसकी चाची सास घर पे नहीं आती। बहू, अब सब खुद ही ले लेंगे। आ, तू भी बैठ के खाना खा ले, सारा दिन लगी रहती है। नहीं नहीं माँ जी, आप गरम ले लीजिए, फिर मैं बैठ जाती हूँ। बहू, कल घर में तेरी चाची सास आ रही है। वो तेरी शादी में नहीं आ पाई तो कल आ रही है और कुछ दिन यहीं रहेंगी, तो उनका अच्छी तरह से ख्याल रखना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उनका अच्छी तरह ख्याल रखूंगी। उनको यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। वैसे भी माँ, आपने बोल दिया तो पत्थर की लकीर हो गई। ठीक है, चल अब खाना खा ले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। और कल से ध्यान रखना। अगले दिन चाची सास उनके घर आती हैं। चाची जी, आपको यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? है? कैसी परेशानी? मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो यहाँ आने का रास्ता भूल जाऊंगी और फिर रास्ते भर परेशान होती रहूंगी। क्या है ये बहू तेरी? अरे वो तो बस तेरा हाल पूछ रही है,
बहू, तुम ऐसा करो, इनका सामान इनके कमरे में रखाओ। बुरा ना मानना चाची सास का, हैं? अब ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं, पर आप जानती है ना, मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था। बहू सामान रखने चली जाती है। दीदी, तुम भी कैसे मजाक करती हो? बहू ने तो सिर्फ हाल चाल पूछा था। खैर, ये सब छोड़ो, कैसी हो और बेटे की शादी में क्यों नहीं आई? अब क्या बताऊं, आना तो बहुत ही चाहती थी, लेकिन ये मरा शरीर ही साथ नहीं देता। तू बता, तू कैसी है? दीदी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी ना? चलो आओ, सब खाना खाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है। बोलो उस कामचोर से खाना लगाए। कामचोर कौन? अब खैर रुको। सास खाना परोसती है। बहू, तू भी बैठ जा, मैं खाना परोस देती हूँ। चाची सास से बात कर ले अपनी। माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? लाइए, मैं परोस देती हूँ और आप बैठिए। वैसे भी कितने दिन बाद मिले हैं आप लोग। कुछ नहीं होता, तुम बैठ जाओ, मैं कर लेती हूँ। नहीं माँ जी, मैं कर देती हूँ। अरे, अब जब बहू बोल ही रही है तो करने देना उसे। वैसे भी वो उसी का काम है। सास है तू, भूल जाती है क्या? देखिए माँ जी, अब तो चाची जी ने भी बोल दिया है, अब तो मुझे करने दीजिए। चाची बोल रही है तो क्या? अरे तेरा काम है, तेरी माँ ने नहीं सिखाया? बहू ने कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी। वो निराश हो जाती है। ले ठीक है, तू ही कर ले। अच्छा बहू सुन, वो सोने का हार है ना मेरा, वो कल ले जाकर अपने लिए नए डिजाइन का बना लेना। है, मेरी प्यारी बेटी है ना तू। सास समझ चुकी होती है कि बहू किस बात से नाराज हो सकती है। वो उसे मनाने की कोशिश करती है। अगले दिन, चाय तू क्यों बना रही है? बहू कहाँ है? सो रही है क्या इतनी देर तक? हाँ, वो शायद रात को देर से सोई थी, इसलिए अभी तक सो रही है। वैसे हमारे यहाँ चलता है ये सब। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, तूने अपनी बहू को इतनी छूट क्यों दे रखी है? अगर ज्यादा छूट देगी तो तेरे सर पे चढ़कर नाचने लगेगी, तब ना कहना। ये कैसी बात कर रही हो दीदी? बहू ऐसी नहीं है, वो सभी काम बखूबी से करती है। मेरा ख्याल रखना, प्यार से रहना, घर पर क्लेश नहीं है, और क्या ही चाहिए। फिर मेरे भी तो हाथ पैर चलते हैं। अरे तुम नहीं जानती, बहू पहले ऐसे ही होती है, मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और। तुम्हारी बहू ऐसी होगी, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, सभी काम मुझसे पूछ कर करती है। अच्छा जी, सारे काम? जरूरी नहीं है, आज तुम उसे मजबूर कर रही हो, कल तो वो खुद ही महारानी बन जाएगी, देख लेना। शाम को बहू बाजार से आती है। अरे वाह, बहू कितनी सुंदर साड़ी लाई है, अपनी सास के लिए लाई होगी जरूर। नहीं चाची, ये साड़ी माँ के लिए लाई हूँ, कल मैं अपने घर जाने का सोच रही हूँ। अच्छा, कल तुम अपने मायके जा रही हो? अरे बहू, जब अपनी माँ के लिए ला ही रही थी तो एक साड़ी अपनी सास के लिए भी ले आती। माना सास अच्छी है तो इसका मतलब ये ना थोड़ी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। एक साड़ी अपनी सास के लिए भी ले आती तो सास खुश हो जाती। अब मुझे नहीं पता था माँ जी को भी साड़ी चाहिए। कोई बात नहीं, अगली बार जब बाजार जाऊंगी तो पक्का लाऊंगी। चाची सास के कान में फुसफुसाती है। देख रही हो ना अपनी बहू के बदले बदले रंग ढंग।
अब भी यही कहना चाहोगी? मेरी बहू ऐसी है, वैसी है, अच्छी है। मैं तो बोलती हूँ अभी आवाज उठाओ, नहीं तो बाद में बड़ा पछताओगी। लेकिन कैसे? चाची सास को सुझाव देती है। बहू, तुम कल अपने मायके नहीं जा सकती हो। अब लेकिन माँ जी क्यों? कल आप ही ने तो बोला था। हाँ, मैंने ही बोला था, लेकिन अब मैं मना कर रही हूँ। लेकिन माँ जी क्यों? कुछ हुआ है क्या? बहू, मैंने मना कर दिया, इतना काफी नहीं है क्या? ठीक है माँ जी। बहू अंदर चली जाती है। ऐसे ही सास चाची सास के कहने पर बहू को रोक टोक करने लगती है। बहू इस रोक टोक से परेशान हो जाती है। एक दिन, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे नक्शे कदमों पर चलोगी तो राज करोगी। देखा, तुम्हारी बहू तुमसे बात तक नहीं करती, सवाल करना तो दूर की बात। लेकिन दीदी, आपको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है? बहू की इसमें कोई गलती नहीं, बस इससे घर की शांति खत्म हो गई है। अरे तुम बहुते भोली हो, तुम ऐसी लड़कियों के जाल में फंस जाती हो, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी ना। लेकिन दीदी फिर भी। अच्छा, तो माँ जी आप ये सब इनके कहने पर कर रही हैं? तभी सोचूं आप कुछ दिनों से इतनी बदली बदली क्यों हैं? क्योंकि आप पहले तो ऐसी नहीं थी। बहू, तुम कब आई यहाँ? और तुझे शर्म नहीं आती हमारी बात ऐसे सुनते हुए, हैं? चाची, शर्म मुझे नहीं आपको आनी चाहिए, दूसरों के घर पर आग लगाते हुए। आप सही कह रही हैं, माँ जी सच में बहुत भोली हैं, इसीलिए वो आपकी इस जाल में फंस गई। बहू, कैसा जाल? माँ जी आप नहीं जानती, ये मुझे आपके खिलाफ और आपको मेरे खिलाफ भड़का रही थी। मुझ पे उसका कोई असर नहीं हुआ तो इन्होंने आपको अलग अलग तरह से भड़काना शुरू कर दिया और आप इनके जाल में फंस गई। क्या दीदी, ये सच है कि आप केवल अपने मनोरंजन के लिए हम सास बहू के बीच आग लगा रही थी? नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। तुम तो जानती हो आज तक दुनिया में कोई सास बहू शांति से रही है भला? आप जैसे खोखली सोच वाली औरतों की वजह से ही कहा जाता है कि एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है। दूसरों के घर की शांति आपसे बर्दाश्त नहीं हुई ना, कि आपने हम सास बहू के बीच में फूट डालना शुरू कर दिया। शर्म आती है मुझे आपको दीदी कहते हुए। आपके कहने पर मैंने अपनी बहू के साथ कितना गलत किया और उसने मुझे एक शब्द तक नहीं बोला। मैं आपको अपना मानती थी, लेकिन आप तो आस्तीन का सांप निकली। मेरे ही घर में आकर घर तोड़ने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि मैं आपकी और बेइज्जती करूं, आप यहाँ से चली जाइए। चाची सास घर से चली जाती है और सास और बहू फिर से मिलजुल कर रहने लगती हैं। जहाँ लोग एक बेटा पैदा करने पूजा पाठ करते हैं, जड़ी बूटियाँ खाते हैं, वहाँ सुषमा को 3 बेटे थे और उनके बाद भी एक बेटी। अब अकेली बेटी थी तो लाडली तो होगी ही, पर ये बेटी सिर्फ लाडली नहीं, सभी पर भारी भी थी। सुबह सुबह गायत्री अपनी बहू के साथ सुषमा के घर आती है। अरे गायत्री, तू ऐसी हालत में पूनम से दौड़ भाग क्यों करवा रही है? 9वां महीना चल रहा है बेचारे का। बेटा तू आराम क्या कर। अरे मुझे कह दिया होता मैं आ जाती। नहीं सुषमा, तेरा आशीर्वाद दिलवाने लाई हूँ इसे। तो इसके सर पर हाथ रख दे बस, ताकि पहले पक्का पोता ही हो जाए। पूरा मोहल्ला कहता है सुषमा के भाग्य की परतर कोई नहीं कर सकता। यहाँ मेरे घर एक लड़का नहीं हो रहा, वहाँ तूने 3 लड़के पैदा कर लिए। अरे ये सब तो भगवान की देन है गायत्री, और ऐसा थोड़ी ना है कि मुझे सिर्फ बेटे ही है, बेटी भी तो है। तभी घर की बड़ी बहू सीमा नाश्ता लेकर रसोई से बाहर आती है। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सुख दुख बेटा बेटी तो भगवान के हाथ में होते हैं चाची जी, वरना कहीं कहीं 7 बेटे इतना दुख नहीं देते जितना एक बेटी घर तबाह करके निकल जाती है। मैं समझी नहीं बेटा। वही तो चाची जी, अब तो बातें भी ऐसी बोलनी पड़ती है कि बोल भी लूं और कोई समझे भी ना।
क्योंकि कोई समझ गया तो और बवाल है। आप दिलवा दीजिए आशीर्वाद पूनम को मम्मी जी से। और पहले बच्चे के बाद ना रुक जाइएगा, बार बार बच्चे मत कीजिएगा। काश 3 बच्चों के बाद माँ जी भी रुक जाती। ये कहकर सीमा फिर से रसोई में चली जाती है। कि सीमा आजकल क्या कहती है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। एक ननद की दोनों भाभियाँ सुबह 5 बजे से उठकर घर में काम कर रही थी और ननद आराम से 10 बजे तैयार होकर अपने कमरे से निकलती है। सीमा और रितु सभी को नाश्ता परोसती है। बहुत अच्छा नाश्ता बना है बहू, जीती रहो जीती रहो। खाना तो अच्छा बना है भाभी, पर मेरी नज़र खाने से ज़्यादा आपकी साड़ी पर है। नई साड़ी ली आपने और बताया भी नहीं। इस घर में तो कुछ भी आता है तो सबसे पहले मम्मी के सामने रखा जाता है। मम्मी को जो पसंद आता है वो रख लेती है, वरना हम उसे यूज़ कर लेते हैं। और नहीं तो कम से कम उनकी नज़रों में चीज़ें होनी तो चाहिए। आपको पता था क्या इस साड़ी के बारे में मम्मी? मैं भी क्या बोल रही हूँ, आपकी बहू आपको बिना दिखाए कुछ लेगी ही नहीं है, आपको तो पता ही होगा। तूने नई साड़ी पहनी है रितु? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अब तुमने ये साड़ी ली और मुझे बताया भी नहीं। मैं छीन लेती क्या? मुझे बता देती तो कम से कम आज के दिन मैं तुम्हें ये नई साड़ी पहनने तो नहीं देती। अमावस के दिन कोई नई चीज़ पहनते भी है क्या? पर तुम सब खुद ही होशियार हो, अपने ही सब काम करना चाहती हो तो क्या कहूँ मैं। मम्मी जी वो बहस नहीं रितु, बहस नहीं। और खाने के टेबल पर अपनी भाभी की क्लास लगवाने के बाद किरण आराम से मुंह मोड़ मोड़ कर नाश्ता करती है। कुछ दिन बाद किरण का बर्थडे आने वाला था, जिसके लिए दोनों देवरानी जिठानी रसोई में बातें कर रही थी। तूने क्या सोचा है रितु, क्या दिया जाए दीदी को? कल उनका जन्मदिन है ना। पिछली बार तो मैंने सोने की चेन ली थी दीदी के लिए, पर उन्हें पसंद ही नहीं आई थी। इसलिए मैंने सोचा है इस बार मैं खुद दिमाग लगाऊंगी नहीं। रात को सभी के साथ दीदी को केक का सरप्राइज दे दूंगी। पार्क वार्क चले जाएंगे या फिर रेस्टोरेंट। हाँ ये भी ठीक है, पर उसके पहले सुबह और दोपहर में भी तो कुछ करना होगा ना। मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा बना लेती हूँ, फ्रेंच फ्राइज, पास्ता, चाउमीन, ऐसा कुछ जो दीदी को पसंद भी है। चाइनीज या फिर समोसे, खीर, पूरी, ऐसा कुछ, जैसा तू बोल। एक काम करते हैं, सुबह आलू की सब्जी, पूरी और एक मीठा बना लेते हैं और दोपहर को पास्ता नूडल्स बना लेंगे। अपनी आदत से लाचार किरण रसोई की दीवारों पर कान लगाए अपनी दोनों भाभियों की बातें सुन रही थी। सोनी का चेन पसंद नहीं आया था तो इस बार नहीं दूंगी। अरे ये क्या बात हुई? चेन पसंद नहीं आया तो हार दो भाई। वैसे तो मुझे इनका मुंह भी पसंद नहीं आता, तो गोबर में जाकर अपना मुंह क्यों नहीं मार लेती? मेरा बर्थडे या किसी 7 साल के बच्चे का जन्मदिन, जो भाभी चाउमीन, समोसे और केक के बारे में सोच रही है। अगर इन दोनों के इस दिमाग पर ट्रैक्टर नहीं चलाया ना मैंने, तो मेरा नाम भी किरण नहीं। और अगली सुबह किरण पहले ही अपनी दोनों भाभियों पर नजरें जमाए रखती है और मौका देखते ही अच्छी बेटी बनकर अपनी माँ के पास जाती है और उनके पैर छूती है। अरे अरे बेटा, ये क्या कर रही है तू? आज मेरा जन्मदिन है ना, और अपने भगवान से आशीर्वाद ले रही हूँ मम्मी। और क्या, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक अच्छी बेटी साबित हो, यहाँ भी और अपने ससुराल में भी, क्योंकि आज नहीं तो कल पर आया तो मुझे होना ही है। हाय मेरी लाडो, इससे अच्छी और क्या बनेगी तू। और ये शादी वादी की बात ना अभी मत कर, मेरा जी उठ जाता है। चल बता, तुझे अपने जन्मदिन पर क्या चाहिए? तुम्हारी इज्जत मम्मी, जो कि मुझे जाती हुई दिख रही है। अभी रसोई से होकर आई हूँ मैं, भाभी आलू की सब्जी बना रही है, जो कि अच्छी बात है, पर क्या वो आपसे पूछ नहीं सकती थी कौन सी सब्जी बनानी है? कोई बात नहीं बेटा, रसोई का काम ही इतना होता है कि इंसान भूल जाता है। निकल गई होगी बात दिमाग से। दिमाग से क्या ये भी निकल गया मम्मी कि आपको शुगर है? आलू आपको खाना मना है, साथ में खीर जो कि इतनी मीठी है कि खाते ही शुगर बढ़ जाए। खैर मैंने तो आपका अच्छा ही सोचा, आपको ठीक नहीं लगता तो नहीं बोलती। और इस तरह किरण फिर से अपनी माँ के कान अपनी भाभियों के खिलाफ भर देती है। खाने के टेबल पर जैसे ही सीमा अपनी सास को आलू की सब्जी परोसती है, सुषमा फूट पड़ती है। क्या चाहती हो तुम, कि मेरा शुगर बढ़ जाए? मैं कल मरती आज मर जाऊं? अरे भाई, एक बेटा एक बेटी अभी तक कमा रहे हैं, मैं कैसे मर जाऊं? नहीं नहीं माँ जी, मैं ऐसा क्यों चाहूँगी, वो तो दीदी का जन्मदिन था। सो आप गुस्सा मत कीजिए मम्मी, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अपने सर से अपनी माँ का साया उठता नहीं देख पाऊंगी मैं। पता नहीं आजकल तुम दोनों को क्या हो गया है, ऐसी हरकत है। समझदारी एक्सपेक्ट करता हूँ तुमसे मैं सीमा। खैर जाओ, माँ के लिए कुछ और बना कर ले आओ। सीमा ने तो पहले ही अपनी सास के लिए अलग से खाना बनाया था, पर कोई उसकी बात सुनता तब तो वो अपनी सास के लिए दूसरी सब्जी और शुगर फ्री खीर लेकर आती है। सभी खा रहे होते हैं तभी प्रेम कहता है, बातों बातों में आपने सही कहा मम्मी कि एक बेटा और बेटी कंवारे हैं आपके, तो अब कब तक उन्हें कंवारा रखेंगे? मैं क्या सोच रहा हूँ, किरण के लिए रिश्ते देखना शुरू करते हैं ना। मेरी बेटी की शादी की फिक्र करने की किसी को जरूरत नहीं है। जब तक इस घर की तीसरी बहू नहीं आएगी, मेरी बेटी विदा नहीं होगी। तो फिर मोहित के लिए रिश्ते देखना शुरू करते पापा, क्योंकि जितनी देर मोहित की शादी में होगी किरण की उम्र उतनी ही भागेगी। और क्या था,
सभी घर के तीसरे बेटे के लिए रिश्ते देखना शुरू कर देते हैं। पर इस बात से किरण बिल्कुल भी खफा नहीं थी, बल्कि वो तो अपनी सहेली को फोन करके इस खुशी को साझा कर रही थी। तू पागल है क्या? पहली बार ऐसी ननद देख रही हूँ जो भाभी के आने पर खुश हो रही है। अरे बहन, जैसी वो आएगी तेरे पैरों में बेड़ियाँ डाल देगी। 2 नागिन पहले ही मेरे सर पर बैठी हुई है, क्या डाल पाई मेरे पैरों में बेड़ियाँ जो ये कुछ कर पाएगी? तू तो ये समझ कि मेरे लिए एक और नौकरानी आ रही है। तू नहीं जानती क्या, मुझे पूरे कॉलेज के लड़कों को अपने पीछे घुमाती हूँ मैं, और लड़कियाँ हमेशा मेरी हाँ में हाँ मिलाती है। मुझ जैसी लड़किन भाभीयों से डरने लगी फिर तो हो गया। मैं तो खैर मना रही हूँ उस लड़की का जो इस घर में आएगी। यहाँ अपने कमरे में किरण अपनी नई सहेली से नई भाभी के आने की खुशी बांट रही थी, तो वहाँ घर की दोनों बहुएं इस बात से दुखी थी। मैं नहीं चाहती कि इस घर में कोई और लड़की आए भाभी। दिन भर ननद की गुलामी करना किससे भाएगा? और वो तो आज के ज़माने की लड़की होगी, हमसे 5-7 साल छोटी ही होगी ना। जाकर अपना दुख देवर जी से भी कहेगी तो देवर जी सुनेंगे नहीं। इस घर में कौन सा मर्द अपनी बीवी की सुनता है? रितु, किस्मत में जो होना होता है वो तो होता ही है। तेरी सगाई के वक्त मैंने तुझे कहा था इस रिश्ते के लिए मना कर दे, पर तूने मेरी नहीं सुनी। मोहित के लिए जो लड़की फाइनल होगी, अगर उसे हमने सब बता भी दिया तो क्या गारंटी है कि वो हमारी बात मान लेगी? अगर उसने ये बात माँ जी से कह दी ना तो घर होते हुए भी हम बेघर हो जाएंगे। तो इन चीज़ों में दिमाग मत लगाओ। पूरा परिवार जोर शोर से मोहित के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देता है और उन्हें मिल जाता है गुंजन का रिश्ता। गुंजन मूवी और टीवी सीरियल देखकर बड़ी हुई थी। उसे तो हमेशा से जॉइंट फैमिली के घर में ही जाना था। जैसे ही उसके पास मोहित का रिश्ता आता है वो फौरन हाँ कर देती है और बहू बनकर गुंजन भी इस चिड़ियाघर में आ जाती है। अगली सुबह किरण अपनी नई भाभी के कमरे में जाती है। अरे दीदी, आप आइए आइए। ये क्या कर रही हैं भाभी आप? इतनी हैवी ज्वेलरी पहनने की मुझे आदत नहीं ना दीदी, तो सभी को वापस डब्बे में डालकर अलमारी में रख रही हूँ। हाँ सही भी है, ज्वेलरी है, संभालनी तो पड़ेगी। और यहाँ से मसाला लेकर किरण सीधा अपनी माँ के कमरे में जाती है और कान भरना शुरू करती है। ये क्या बात हुई? तुम गहनों की चोरी कर लेती क्या मम्मी? या तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो कि गहने तुम्हारे हाथ से इधर उधर हो जाते? क्या बात है बेटा, ये तू खुद में क्या बड़बड़ा रही है? सीधे भाभी के कमरे से आ रही हूँ। तुमने गहने चढ़ाए हैं ना भाभी को, तुम्हारे पास आकर रख देती तो क्या हो जाता, पर नहीं। मैंने कहा भाभी गहने मम्मी के पास रख दीजिए, वो संभाल कर रख देगी। तो पता है उन्होंने क्या कहा? कहती है नहीं, मैं अपने गहनों को संभाल सकती हूँ। 2 मिनट पहले आई बहू, इसके पहले कि वो अपने ससुराल वालों का दिल जीतती, किरण पहले ही अपनी माँ का मन खट्टा कर देती है। ये तो हो गया। अब सास से भाव न मिलने पर भाभी अपनी जेठानियों का पल्लू पकड़ना चाहेगी, पर ऐसा मैं होने दूंगी नहीं। और फिर से एक फुल प्रूफ प्लान बनाकर किरण सो जाती है। अगली सुबह, मम्मी आज गुंजन भाभी की पहली रसोई है ना, अभी तक उठी कि नहीं? अरे कहाँ बेटा, अपने गहने गिन रही होगी, गहने बढ़ जाएंगे ना। तुम भी ना मम्मी बहुत मजाक करती हो। रात में देर से सोई होगी भाभी। मैं तो कह रही थी तुम तो अपनी दोनों बहू को जानती हो, कितनी कामकाजी है दोनों। पता चला उन्होंने पहले ही नाश्ता बना दिया। तो सीमा और रितु भाभी को कह दो कि आज का खाना पूरी तरह नई बहू बनाएगी। अब गुंजन भाभी को भी तो अपनी कला दिखाने का एक मौका मिलना चाहिए ना। अरे हाँ बेटा, मैं तो भूल ही गई थी, अच्छा याद दिलाया तूने। कितना सोचती है सबके बारे में। और सुषमा अपनी बड़ी दोनों बहुओं को रसोई जाने से मना कर देती है। गुंजन अकेली रसोई में जाती है जहाँ उसकी मदद करने कोई नहीं होता। इतनी बड़ी रसोई में मुझे कैसे पता होगा कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है? हे भगवान, मम्मी जी किचन में नहीं आएंगे समझ में आता है, पर भाभी तो आ सकती थी। किसी तरह गुंजन खाना बनाती है। फाइनली सब कुछ हो गया। अब जल्दी से डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स लगा देती हूँ, फिर खाना सर्व कर दूंगी। और जैसे ही गुंजन रसोई से बाहर आती है, किरण जाकर खाने में नमक डालकर आ जाती है। रितु भाभी, सीमा भाभी, लगता है खाना बन गया है। अब खाना सर्व करने में गुंजन भाभी की मदद कर देते हैं हम। कब से काम कर रही है ना वो। अचानक दीदी इतना मीठा कैसे बोल रही है? लगता है गुंजन के आने से दीदी में खौफ आ गया है। चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। गुंजन सभी की खाना टेस्ट करने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही विनीत मुंह में पहला निवाला लेता है, ये क्या मजाक है? पापा आप मत खाइए ये खाना, आपको ऐसे ही बीपी है। इतना नमक डाला हुआ है सब्जी में। नमक ज्यादा कैसे हो सकता है? मैंने तो टेस्ट किया था। हो सकता है गुंजन की तू ज्यादा नमक खाती हो। अरे वो जो भी हो, हम सबका तो मूड खराब हो गया ना। जा सीमा बहू, तू नाश्ते की तैयारी कर ले। सभी की जाने के बाद सुषमा किरण से कहती है, गुंजन ने नमक तो खाने में ठीक ही डाला था, क्योंकि खाना बनाते वक्त उसने मुझे टेस्ट करवाया था, तो नमक ज़्यादा कैसे हुआ? गुंजन भाभी के किचन से निकलते ही सीमा भाभी रसोई में गई थी मम्मी।
और किरण फिर से अपनी माँ के कान में ये बात डाल देती है। दोपहर के वक्त जब तीनों देवरानी जेठानी साथ में रसोई में होती है, सुषमा जाकर कहती है, सुबह एक दूसरे का खाना खराब करने के बाद तीनों एक साथ हो गई। चलो अच्छा है, मैं ये पागल हूँ जो तुम लोगों की चिंता कर रही थी। क्या मतलब मम्मी जी, मेरी पहली रसोई भाभीियों ने खराब की थी? तुमने खराब बनाई थी गुंजन, मैंने तो बीच में जाकर उसे ठीक किया था। तुमने भी किया था? मैंने भी किया था। सब ठीक ही तो कहते हैं। जॉइंट फैमिली का परिवार सिर्फ देखने में ही अच्छा लगता है, अंदर सब एक दूसरे से जलते हैं। एक तो मम्मी जी के मना करने के बाद भी हम चुपके से रसोई में गए ताकि तुम्हारे बने खाने को अच्छा कर दे। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। और इस तरह किरण अपनी तीनों भाभीियों में कलेश करवा देती है और खुद फायदा उठा लेती है। एक रोज जैसे ही किरण कॉलेज से आती है, सीमा उसे चाय देती है। मेरे आते ही आप मेरे हाथ में चाय पकड़ा देती है भाभी, ताकि मेरे सर में दर्द ना हो। फिर भी पता नहीं क्यों गुंजन भाभी आपकी बुराई करती रहती है। क्या? अब क्या कहा इस गुंजन ने? देखिए ये सब कहा और फिर भी आप सबकी सोचती हैं। बस मैं क्या कह रही थी भाभी, आज रात को ना मुझे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है। गिफ्ट देने के लिए पैसे तो लगेंगे, आप ज़रा एक 5,000 दे सकती है मुझे? भैया के आते ही उनसे लेकर लौटा दूंगी मैं। और अपनी भाभीियों को बिल्लियों की तरह लड़वा कर किरण अपना फ़ायदा कर लेती है और जब जिसे जो बोलना होता अपनी माँ के थ्रू बुलवा लेती। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे, पर गुंजन बस चीज़ों को देख रही थी। वो अभी तक इस जाल में फंसी नहीं थी और रोज़ रोज़ की इस चिक चिक से परेशान होकर वो अपनी जिठानियों से कहती है, आप लोगों को नहीं लगता कि ये लड़ाइयाँ हो नहीं रही, करवाई जा रही है? हम रसोई में क्या बना रहे हैं क्या नहीं, ये मम्मी जी को कौन बता देता है? चाहे आपका खाना खराब करना हो या कपड़े जलाना, कौन कर रहा है ये सब? कौन? मैं बताती हूँ। और गुंजन किरण की वीडियो अपनी जिठानियों को दिखाती है, जिससे सब साफ हो जाता है। आज तीनों बहुएं एक साथ अपनी सास के कमरे में जाती है जहाँ किरण मौजूद थी। आपको हमें कुछ भी बोलने के लिए माँ जी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है दीदी, है कि नहीं मम्मी जी? आप ही बताइए, क्या दीदी ओहदे में हमसे बड़ी नहीं है? पूरा हक है उनका हम पर। अगर कुछ अच्छा हो कुछ बुरा हो तो सामने बोल देना, तो आपको मेहनत ना हो। इसीलिए अभी से मम्मी का ये फिल्टर आज ख़त्म होता है और अब से जो बोलेंगी आप बोलेंगी दीदी। हाँ ये सही है बहू, अब तुम सब लोग आपस में ही समझ लो। अब खाने में क्या बनेगा ये पूछने गुंजन किरण के पास जाती है। मम्मी नहीं दीदी, आप बताएंगी क्या बनेगा? चाउमीन बना लीजिए। और चावल रोटी? हाँ ये भी बना लीजिए। पर चावल और रोटी दोनों साथ में थोड़ी ना बनते हैं। अरे तो कुछ और बना लीजिए ना, साथ में चाउमीन हो तो बस हो गया। और पहली बार खाने में परोसा जाता है चाउमीन और पराठे। ये क्या खाना है? कौन खाएगा ऐसे खाने को? मेरी बहुओं से खाना बनाने में गलती कैसे हो गई? वो दीदी ने सुझाव दिया था बाबूजी। पक, इसे पता ही क्या है जो ये सुझाव देगी? मेरे सामने तो आकर तो बड़ा बोलती थी, मम्मी ये बन रहा है रसोई में, वो नहीं वो बनना चाहिए। और आज जब बहुओं ने सीधा पूछ लिया तो ये बनवाया तूने। और बस बीच से अपनी सास को हटाने का ये डिसीजन इतना कारगर साबित होता है कि धीरे धीरे किरण की वैल्यू खुद ही कम हो जाती है और तीनों बहुएं कमान संभाल लेती हैं।